हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया और सब मौज बहार और मज़े आ रहे हैं। आपके पेपर भी आने वाले हैं तो मज़े तो जाहिर सी बात है आ ही रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है मज़ों के साथ साथ आप पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे होंगे, है ना। हमने एक कसम खाई है कि हमारे अच्छे नंबर आए 12th क्लास के बोर्ड में, ताकि हर किसी को गर्व से हम नंबर बता सके। ऐसा ना हो नंबर कम आ जाए तो बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होने लगे। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्या नाम लिखा हुआ है बच्चे, गवर्नमेंट बजट। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, फुल फ्लैश तरीके से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यस सर, इकोनॉमिक्स के अंदर सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए रेलिवेंट है और हमारा मिशन चल रहा है मिशन 95 प्लस, है ना। चलो सर आओ शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट की थ्योरी है, ज्यादातर ये चैप्टर थ्योरी है। लास्ट में जाकर वो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। ओके आइए सर देखते हैं। लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। भैया गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो सबसे पहले तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, कौन प्रेजेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, करंट फाइनेंस मिनिस्टर, वो हर 1 फरवरी को, हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट पेश करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है सर, आओ पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर लिखता है Feb 1, 1 फरवरी इज अ वेल नोन डेट। बेटा पता है आपको, ये जब ये 1 फरवरी से पहले अलग डेट हुआ करती थी, अब ये 1 फरवरी हो चुकी है। ठीक है पढ़ते हैं, देखना। 1 फरवरी इज अ वेल नोन डेट, ये वेल नोन डेट है इन इंडिया व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एनुअल बजट, सालाना बजट पेश करते हैं गवर्नमेंट का फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अप्रूव होने के लिए गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है, ये आपने टीवीओ में सुना होगा। द बजट अनफोल्ड्स। अब बजट में होता क्या है, बजट में क्या बातें होती हैं? तो बेटा दो बातें होती है। एक तो अगले 1 साल क्या क्या काम करेंगे, और पिछले 1 साल में क्या क्या काम करने की हमने कोशिश करी और क्या क्या हासिल हुआ। तो फ्यूचर और पास्ट दोनों की बातें इसके अंदर होती हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो देखना क्या लिखा हुआ है। मैं कोशिश यही करूंगा आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें लाइन टू लाइन पढ़ाता हुआ चलूंगा, जहां नॉर्मल सी चीजें हैं और इजीली समझ में आ जाएगी, वहां मैं आपको सिर्फ समझाता हुआ चलूंगा, लाइन टू लाइन स्किप करूंगा। आओ देखते हैं। गवर्नमेंट बजट में 2 चीजें बताई जाती हैं। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, भाई पिछले 1 साल में, ओवर द पास्ट 1 ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, सरकार ने कितने अच्छे काम करे, कहां कहां सरकार फेल हो गई, ये सारी चीजें। एंड द सेकंड वन इज द फाइनेंशियल प्रोग्राम, हम पैसों के टर्म्स में क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में क्या क्या गुल खिलाएंगे और पिछले एक साल में क्या क्या गुल खिला चुके, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा होती है हमारे प्यारे गवर्नमेंट बजट के अंदर। कहां कब प्रेजेंट होता है सर गवर्नमेंट बजट? ये प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को। कहां प्रेजेंट होता है? यूएसए की पार्लियामेंट में या यूके की पार्लियामेंट में? इंडिया की पार्लियामेंट में। डन, इंडिया की पार्लियामेंट पे पेश होता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर वहां पे वो वोटिंग वगैरह होती है, फिर वो आगे जाकर कानून बन जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत फाइनेंस एक्ट बन जाता है। डन जी सर। आगे, थर्स द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, इसके अंदर गवर्नमेंट बजट के अंदर बेसिकली बेटा 2 मेन बातें होती है कि फ्यूचर में कहां कहां से पैसा आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, और फ्यूचर में कहां कहां को पैसा जा सकता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां को पैसा जाएगा, बजटेड रिसीप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। तो पढ़ते हैं। Thus the government budget is a statement, ये एक तरीके की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, कि कहां कहां से कमाई आएगी, लाइक टैक्स से कमाई आएगी, एसचीट से कमाई आएगी, फीस फाइन से कमाई आएगी, और भी जगह से कमाई आएगी, तो कहां कहां से कमाई आएगी, एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और कहां कहां सरकार खर्चा करेगी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो आने वाला 1 साल है, उस 1 साल में क्या कहां से पैसा आएगा और कहां कहां को पैसा जाएगा। That reveal budgetary policy of the government to achieve the twin principle। और पता है गवर्नमेंट बजट के ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में एक आध ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, लेकिन यहीं पे शुरुआत में बता रहा है सरकार गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करने के पीछे ट्विन ऑब्जेक्टिव रखती है। 2 सबसे अहम ऑब्जेक्टिव होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, जाहिर सी बात है भाई, ग्रोथ के बिना तो कोई सरकार क्या ही काम करेगी, एंड द दूसरा स्टेबिलिटी, सरकार ग्रोथ भी चाहती है और स्टेबिलिटी भी चाहती है। तो आई होप अभी तक आपने जितना पढ़ा इसमें ना आप गवर्नमेंट बजट के बारे में
थोड़ा थोड़ा जानना पहचानना शुरू कर गए कि गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर साल की 1 फरवरी को, जिसके अंदर 2 बातें अनफोल्ड होती हैं। ये सारी चीज़ें अब आप सीख गए। इसमें मेन 2 चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या क्या एक्सपेंडिचर रहेगा और क्या क्या रिसीप्ट रहेगा। ये सारी बातें आपने पढ़ ली। और ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी के। जी सर, यहाँ तक क्लियर है? आगे अब है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। भाई सरकार गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, इसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं? तो बेटा बहुत सारे उद्देश्य हैं, हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। हाँ आओ देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला लिखा हुआ है एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहले फंक्शन का नाम, फंक्शन बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, सरकार का क्या है? पहला एलोकेशन फंक्शन, नाम है, काम का नाम है एलोकेशन फंक्शन। पढ़िएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार क्या प्रोवाइड करती है? गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। सरकार ऐसी चीजें देती है जो मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। जैसे अभी बताऊंगा, अभी बस एक काम की लाइन। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा नहीं दिया जा सकता, मतलब जिसमें डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं आता। लाइक डिफेंस, आर्मी, पुलिस वाले। आप मेरे को बताओ, क्या इन सारी चीजों में जो मैंने एग्जांपल लिए, क्या यहां पे कोई मार्केट मैकेनिज्म, कोई डिमांड एंड सप्लाई का कोई फंडा काम करता है? नहीं, सरकार ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, एग्जांपल आगे लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस, रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस विच आर रेफर्ड टू एज पब्लिक गुड्स। मतलब सरकार पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करता, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सरकार ये सब कुछ देती है। और ये तो बात रही बेटा पब्लिक गुड्स की। अब ना कंपैरिजन कर रखा है प्राइवेट गुड्स से, जहां हमारे को पैसा देना पड़ता है। इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स, एनीवन हु डज नॉट पे फॉर द गुड्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग इट्स बेनिफिट। प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट गुड में तो जो पैसा देगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट गुड्स में सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल तो मेन कौन से वाले गुड्स में है? पब्लिक गुड्स में। However, in case of public goods, अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, जो कि यहां पे भी कर रखी थी, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefit। आप किसी भी तरीके से पब्लिक गुड्स में लोगों को बेनिफिट एंजॉय करने से रोक नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, जो हमारी रक्षा करने के लिए डिफेंस पर्सनल, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले जो बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या मेरे को उससे वंचित रखा जा सकता है? भाई वो खड़े हैं तो मेरे लिए भी खड़े हैं, आपके लिए भी खड़े हैं, हर बंदे के लिए खड़े हैं। तो पॉइंट इज, कोई तरीका नहीं है पब्लिक गुड्स का फायदा लोगों तक ना पहुंचने का। मतलब कोई तरीका नहीं है, लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इन गुड्स को बोला जाता है पब्लिक गुड्स। आप किसी को भी बेनिफिट्स को एंजॉय करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इस वाली बात का ध्यान रखना। आगे, दैट इज वाई पब्लिक गुड्स, इसलिए पब्लिक गुड्स को बेटा 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकता है, 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकता है। इसी वजह से, क्योंकि पब्लिक गुड्स में किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए पब्लिक गुड्स को कहा जाता है नॉन एक्सक्लूडेबल। इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल है। अब कितने पब्लिक गुड्स देने हैं, कितने रोड, कितना डिफेंस पे खर्चा होना है, ये सारी चीजों के लिए सरकार यूज करती है गवर्नमेंट बजट। तो पहले उसने पब्लिक गुड्स बताया, प्राइवेट गुड्स से हल्का सा कंपेयर कर दिया, फिर जाकर अब गवर्नमेंट बजट की बात बोल देगा कि गवर्नमेंट बजट को यूज करा जाता है एज अ टूल, एक टूल की तरह फॉर प्रोविजनिंग ऑफ सच पब्लिक गुड्स। कितने पब्लिक गुड्स देने हैं, कितना आर्मी पे खर्चा, कितना डिफेंस पे खर्चा, कितना हॉस्पिटलों पे खर्चा, कितना रोड्स पे खर्चा, ये सारी चीजों का डिसीजन इज टेकन इन द गवर्नमेंट बजट। भाई खत्म हो गया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने ये पहला पॉइंट। पूछो क्यों डिटेल में पढ़ाया है? क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। सारे फंक्शनों में 2 फंक्शन बहुत अच्छे हैं, एक ये एलोकेशन वाला और एक लास्ट है रीएलोकेशन वाला। वैसे आ तो कोई सा भी सकता है, लेकिन ये एलोकेशन वाला ज्यादा अच्छा था। इसके अंदर आपको पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स की बातों को अच्छे से लिखना है और ये लाइन को भी ध्यान रखना है। इस वाली लाइन को अंडरलाइन हाईलाइट कर देता हूं कि पब्लिक गुड्स को कौन से गुड्स कहे जाते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल। ये आप अपने अगर नोट्स वगैरह बनाते हो तो वहां पे भी ध्यान रखना, और अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी आप इसे लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। चलो जी आगे देखते हैं। सेकेंड फंक्शन बेटा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई हुई, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसे भाई अमीर बहुत अमीर हो चुका है और गरीब बहुत गरीब हो चुका है। सरकार इस अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई आ गई है ना, उस खाई को कम करना चाहती है। बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाकर गरीबों को बेनिफिट लाइक सब्सिडी देना चाहती है। तो ये जो सरकार डिसीजन ले रही है, ये जो काम करने का सोच रही है, दिस इज डन कहाँ करा जाता है? इट इज डन इन द गवर्नमेंट बजट में किया जाता है। आओ जी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट, एक अंदरूनी पार्ट है। इनकम और वेल्थ किसी पे बहुत ज्यादा होती है और किसी पे बहुत कम होती है, एक इंटीग्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। द गवर्नमेंट एम्स, सरकार एम करती है, ये लक्ष्य रखती है टू ब्रिंग इक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी आ गई है, सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है? इक्वालिटी बाय इम्पोजिंग, कैसे? अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाकर, बाय इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द एलाइट क्लास, एलाइट मतलब हायर, जो रिच सेक्शन है, एंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पुअर, और गरीबों को वेल बीइंग, उनके लिए ज्यादा खर्चा करके या उनके लिए सब्सिडी जैसी चीजों का प्रोविजनिंग करके। तो बेटा देखो, एक ना इंटीग्रल प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमी में लगभग पाई जाती है कि भाई अमीर अमीर हो गया है और गरीब होता जा रहा है, तो बीच में काफी गल्फ आ गया है, काफी गैप आ गया है। तो इस गैप को कम करने का डिसीजन, अमीरों पे टैक्स लगाना है, गरीबों की सब्सिडी देनी है, ये सारे डिसीजन आर टेकन, कहाँ टेकन करे जाते हैं? अंडर द गवर्नमेंट बजट। भाई साहब मेरी तरफ से खत्म हो गया। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा। दो फंक्शन आपके हो गए हैं, दो काम हो गए हैं, एक एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये रहा आपके सामने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थे। तीसरे के अंदर बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टेबलाइजेशन। बेटा इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा एडीएएस चैप्टर के अंदर, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है। कई बार एडी ज्यादा हो जाता है, कई बार एडी कम हो जाता है ना, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती है। तो इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए सरकार फिस्कल मेजर्स अपनाती है। याद आया होगा किसी को ये वर्ड? सरकार फिस्कल मेजर्स का इस्तेमाल करती है। इन फिस्कल मेजर्स की हेल्प से क्या होता है? इन फिस्कल मेजर्स की हेल्प से स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। देश में स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने का काम भी गवर्नमेंट बजट में हो रहा होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट बजट। आइए पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सरकार को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो फ्लक्चुएशन है उसे ठीक करना चाहिए। द एम ऑफ इक्विलिब्रियम इन एडी एंड एएस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इसे ठीक करना है, ये सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की दखल अंदाजी, वेदर टू एक्सपेंड डिमांड, कि डिमांड को बढ़ानी है या डिमांड को घटानी है। पता है ये डिमांड को बढ़ाने घटाने की बात क्यों कह रहा है? ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ठीक हो सके। तो डिमांड बढ़वानी है घटवानी है, मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करके, लोगों की इनकम को ऊपर नीचे करके, ये सारे काम कहां करे जाएंगे? गवर्नमेंट बजट में। पढ़ना। टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशन, टू अकम्प्लिश द एम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश में आर्थिक वो बनी रहे, क्या कहते हैं उसे, स्थिरता बनी रहे। पॉलिसी सच एज डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट बेटा इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे जाकर। एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। ये सारी पॉलिसी अपनाई जाती है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट मैं आपको बता देता हूं। देखो डिफ्लेशन में ना लोगों के पास पैसा कम होता है, मंदी होती है, लोगों की जेब में पैसा कम होता है, तो सरकार खुद डेफिसिट में चली जाती है। सरकार बोलती है मैं खर्चे ज्यादा करूंगी ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो जो डेफिशिएंट डिमांड वाली प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई होने लग जाएगी। आप समझो मेरी बात को ध्यान से, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखो डेफिशिएंट डिमांड, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसा कम है, मंदी आ गई है, ठीक है ना, रिसेशन टाइप का है, ठीक है। अब इसे ठीक करने के लिए सरकार खुद पहल करेगी, खुद खर्चे करेगी, इतने खर्चे कर देगी कि खुद घाटे में चली जाएगी, डेफिसिट बजट प्रेजेंट करेगी। डेफिसिट मतलब वो खर्चा टारगेट करेगी ज्यादा ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे ज्यादा, ताकि डिफ्लेशन ठीक हो जाए। और एक्सेस बजट रखेगी कौन से केस में? इन्फ्लेशन के केस में, इन बैलेंसिंग द प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, उन स्टेप्स को हम बोलेंगे क्या? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। बताओ जी, डन? मेरे ख्याल से बच्चों ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, एलोकेशन। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट था, रिडिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा तो है ही इंपॉर्टेंट, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। आई होप इससे पहले अगर आपको इस टॉपिक में डाउट रहता होगा,
अगर रहता होगा तो अब तो सारे तरीके के डाउट खत्म हो गए होंगे, मैंने इतना डिटेल में पढ़ा दिया। एक बार पढ़ो फटाफट। हेलो भाई, पहले कॉल करी थी मैंने, अभी अवेलेबल नहीं हूँ। बताओ जी, पढ़ा? एक कॉल आई थी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो मुझे पिक करनी पड़ी। आई होप बच्चों यहाँ तक तो आपको ये तीनों फंक्शन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। गवर्नमेंट बजट करके हमारा एक चैप्टर चल रहा है, अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, और अच्छे से पढ़ते हुए चलो, है ना। देखो, जितना अच्छा पढ़ोगे, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूंगा, भाई मेरे पास बोलने के लिए और क्या है। मैं आपको यहाँ पे नाच गाना करके दिखाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। नाच गाना देखना है तो दूसरे चैनल देख लो, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ, तो प्लीज़ पढ़ने के मूड से बैठे रहो। आप दिमाग में ये मत सोचने लग जाना कि मैं यहाँ पे यूँ तांडव करने लग जाऊँगा, नाचने लग जाऊँगा। नहीं भाई, मेरा मेन पर्पज है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ पढ़ लो, है ना। चलो आओ जी, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसे तो मैं यहीं से खत्म करा दूंगा। मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर की जो इंटरप्राइज होती है, याद करो बच्चों, पीएसई कहते हैं इन्हें, बहुत सारे लोग इसे पीएसयू भी कहते हैं। जो पीएसई होती हैं उनको मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट होता है। गवर्नमेंट बजट क्यों प्रेजेंट होता है पीएसई के लिए? कि भाई कोई पीएसई, कोई सरकारी कंपनी घाटे में चली गई, उसको और सपोर्ट करना है, उसको और पैसा देना है, नई पीएसई खोलनी है, इंडियन रेलवे में नई ट्रेन चलवानी है, या फिर वैसे रेलवे का अलग बजट आता है, रेलवे का अलग बजट आता है, लेकिन है तो वो सरकारी ना। तो जितनी भी सरकारी इंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या फंक्शनिंग करेंगी, कैसे फंक्शनिंग करेंगी, ऑल दीज डिसीजन आर टेकन, ये सारे डिसीजन टेकन होते हैं हमारे प्यारे गवर्नमेंट बजट में। ठीक है सर। तो मैनेजमेंट होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस का, सरकारी कंपनियों का। खत्म। इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट नहीं रहेगा। गवर्नमेंट बजट बना रही है, सरकार अपना बजट बना रही है, और देश की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगी? 100% सोचेगी। आओ पढ़ा देता हूं मैं, छोटा सा ही है। अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी देश की ग्रोथ टिकी होती है दो चीजों पे, मैं बता देता हूं, एक सेविंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सेविंग हो रही है, ग्रोथ होने के चांसेस उतने ज्यादा है। तो लिखा हुआ है, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड होती है, यानी कि डिपेंड होती है उसकी इन्वेस्टमेंट में और उसकी सेविंग पे। देयरफॉर द बजटरी प्लान, इसलिए जो बजटरी प्लान है, बोले तो गवर्नमेंट बजट, फोकस करता है प्रिपेयरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, जिससे रिसोर्सेज बनाए जा सके, इंतजाम किए जा सके इन्वेस्टमेंट के लिए इन पब्लिक सेक्टर, एंड रेज द ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। कुल मिलाकर लोगों की सेविंग बढ़े, और सेविंग बढ़ेगी तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के काम को सरकार खुद हैंडल कर रही है गवर्नमेंट बजट के अंदर, प्रावधान लाकर, प्रोविजंस बनाकर, अलग अलग बातों को लाकर। सरकार आपको मोटिवेट करेगी, आपको ना लालच देगी अलग अलग, कि टैक्स में बेनिफिट ले लियो, ये कर लियो, अलग अलग लालच देकर सरकार आपको बोलेगी सेव कर, और फिर बोलेगी चाहे इन्वेस्ट कर। तो सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है देश की ग्रोथ भी हो जाएगी। तो देश की ग्रोथ को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गवर्नमेंट बजट बनाया जा रहा है। बोलो जी, पांचों पॉइंट क्लियर? जी सर, पांचों पॉइंट क्लियर। अगला बेटा बहुत इजी पॉइंट है, डिक्रीज रीजनल डिफरेंस। बेटा रीजनल डिफरेंस का मतलब हुआ ना, हमारे जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सारे इक्वली तो ग्रो नहीं कर रखे। कोई बहुत हायर साइड पे है, अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई थोड़ा गरीब राज्य हो गया है। तो जो राज्य हैं उनमें भी काफ़ी इनइक्वालिटी आ गई है, डिफरेंसेस आ गए हैं, मतभेद आ गए हैं। तो सरकार क्या करती है ना, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, जो बैकवर्ड रीजन है, सरकार वहाँ पे, ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलती है, बिजनेसमैन को बोलती है, मुझसे टैक्स में सब्सिडी ले लो, मुझसे बिजली पानी सस्ते में ले लो, मुझसे रिसोर्सेज सस्ते में ले लो, बिजली जमीन सस्ते में ले लो, और वहां जाकर काम करो। और जाहिर सी बात है, जब बैकवर्ड एरिया में कोई प्राइवेट सेक्टर आकर काम करना शुरू करेगा तो वहां ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, ये जो कोई राज्य बैकवर्ड हो गया था, वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा। तो ये डिसीजन जो मैंने अभी आपको बोला, दीज आर ऑल्सो टेकन इन द गवर्नमेंट बजट। ये डिसीजन की किसी कंपनी को लालच देकर, इंड्यूस करके, बेटा लालच को इंड्यूस लिखना, लालच देकर उससे इन्वेस्टमेंट कराई जाए, ये सारे डिसीजन भी लिए जाते हैं गवर्नमेंट बजट में। भाई सर समझ में आ रहा है?
आ रहा होगा। डिक्रीज रीजनल डिफरेंस, ये लिखा हुआ है। सरकार रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अलग अलग जगह पे बैकवर्ड एरिया में भी इंस्टॉलेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, नई नई फैक्ट्रियां, नए नए बिजनेसेस खुले, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत तरीके के लालच वगैरह भी दे रही होती है, इंड्यूस कर रही होती है। ध्यान रखना, इंड्यूस वर्ड यूज रखना है। और याद करो बच्चों, ये मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था, पहला एलोकेशन होता है और लास्ट री एलोकेशन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों तो है ही हैं। इन दोनों को तो आप किसी भी कीमत पर छोड़कर जाने की सोचना मत, वरना पछतावा हो सकता है। आओ शुरू करते हैं ध्यान से। री एलोकेशन, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। री एलोकेशन में फिर से रिसोर्सेज की बात आने लगेगी। कीपिंग इन व्यू द सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द कंट्री, देश की सोशल और इकोनॉमिक हालातों को ध्यान रखते हुए फिर से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द गवर्नमेंट गिव्स अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है बेटा बेनिफिट्स, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। जिसे नहीं पता लिख लेना। गवर्नमेंट देती है बहुत सारे बेनिफिट्स और टैक्स में कंसेशन, कंसेशन का मतलब एग्जाम्पशन, छूट मिलती है टू मैन्युफैक्चरर्स टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट। सरकार उनको इनकरेज करने के लिए टैक्स में छूट देती है और भी बहुत सारे बेनिफिट देती है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन टेक द प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट। और अगर प्राइवेट सेक्टर को मैंने लालच दिया, मैं गवर्नमेंट था, मैंने प्राइवेट सेक्टर को लालच दिया, फिर भी उसे लालच नहीं आया, भाई वो ढीठ बना रहा, उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो फिर सरकार खुद उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, सरकार खुद वो काम करने लगेगी। तो सरकार ये जो खुद कर रही है ना, पहले आपसे करवाने की कोशिश करी, आपने रुचि नहीं दिखाई, आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो सरकार वो काम खुद अंडरटेक करने लग जाएगी। तो वो जो डिसीजन है, ये सारे जो डिसीजन है, इसे बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि पहले आपसे करवाया, आपसे नहीं हुआ तो हम खुद कर लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया गया रिसोर्सेज को, इस वजह से इसका नाम पड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड ये भी कहां करा जाता है? गवर्नमेंट बजट में। देखो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हर अगर कोई भी पॉइंट आया तो ये तो जरूर बताना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट बजट का, ये तो सारे पॉइंटों में लिखना, फिर उसका जो मेन बात है उसको भी ध्यान रखना। जो ही नहीं है 3-4 नंबर का क्वेश्चन मैंने, किसी एक मेन बात का एमसीक्यू भी बन सकता है भाई। आपको देखो, अगर नंबर अच्छे लाने हैं ना, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 नंबर वाले कर लिए, 4 नंबर वाले कर लिए, या सिर्फ 1 नंबर वाले कर लिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों मैंने जितना पढ़ाया, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखो मेरे 2 टारगेट है, टारगेट तो 95 प्लस वाले तो है। अभी इस क्लास के क्या टारगेट है, आपको मैं जो जो पढ़ाता हुआ चल रहा हूं वो आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लग जाए। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसकी मीनिंग पढ़ी जी। 2 चीज़ें दिखाता है, एक तो सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 1 साल की, और अगले आने वाले 1 साल में सरकार क्या क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाएगी, ये दिखाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात होती है ना। सरकार के ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ग्रोथ के और स्टेबिलिटी के। फिर अलग अलग ऑब्जेक्टिव शुरू हुए, जैसे पहला एलोकेशन फंक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मैनेज करना, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल इनइक्वालिटी को खत्म करना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपने, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है ना। यहां तक आप रेडी रहना पेपर में क्वेश्चन बनने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका पक्का पेपर बनेगा। आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी आईसीएसआई या ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड से हो, पक्का इस वाले पेपर टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। यही तो है गवर्नमेंट बजट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है सरकार। अगर सरकार ने उसी चीज पे नहीं सवाल पूछा तो किस पे पूछेगी फिर। चलो जी अब पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर या कंपोनेंट। किसका स्ट्रक्चर किसका कंपोनेंट सर? बेटा बजट का स्ट्रक्चर या बजट का कंपोनेंट। डन। मैं आपको एक बार इसे हल्का सा एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, आप ध्यान से मेरे साथ बने रहना, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे है ना। पहले मेरे को इसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ध्यान से देखना। ये सीट खुल जाए, इसी में मैं थोड़ा सा लिखूंगा। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा है ना। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे इस क्लास के साथ साथ। अगर आप नोट्स भी देखते हुए चलोगे तो इससे बेहतर और क्या होगा आपके लिए भाई। चलो जी देखना बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट। जी सर गवर्नमेंट बजट एकदम सही। हम गवर्नमेंट बजट के पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पोनेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? कॉम्पोनेंट्स। ठीक है सर पढ़ाइए बेटा। कंपोनेंट कुछ ऐसे, 2 कंपोनेंट है ना। एक सरकार का आने वाला पैसा, आने वाला एक्सपेक्टेड
रिसीप्ट्स, ठीक है जी, और एक जाने वाला एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। जी सर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वर्ड ना अच्छा नहीं लग रहा, हम एक अच्छा वर्ड बोलते हैं। एक्सपेक्टेड भी लिख देना चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? बजटेड रेवेन्यू या बजटेड रिसीप्ट, और दूसरा एक्सपेक्टेड की जगह बजटेड एक्सपेंडिचर, है ना? बजटेड वर्ड ज्यादा अच्छा है, ठीक है सर। अब बच्चे, अब ध्यान से सुनना, ये जो आने वाला है ये भी दो रूप ले सकता है। आने वाला पैसा भी कितने रूप ले सकता है? दो। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, पहले का नाम रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको ये कलर दिख रहा है क्या? आपको ये कलर बहुत कम दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूं, डार्क ही कलर रखते हैं, पिंक, ठीक है ना? पिंक तो आपका फेवरेट है, मैंने सुना है, मुझे उड़ते उड़ते खबर आई है कि पिंक आपका फेवरेट कलर है। तो आप, ओहो पूरा ही मिटने लगा। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक का नाम क्या है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मैं रिसिप्ट को आर से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है सर। ऐसे ही खर्चे भी बेटा दो तरीके के हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई ये हमारा पेड़ है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ना रेवेन्यू रिसीप्ट भी अंदर दो तरीके का जाएगा, एक टैक्स रिसीप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसीप्ट, ठीक है सर। इनके अंदर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इन सब के अंदर 4-4, 5-5 पॉइंट है बस। जब सबसे बड़ा टॉपिक रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स। अब बेटा नॉन टैक्स के अंदर भी 7-8 पॉइंट है, और टैक्स के अंदर भी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वैल्यू एडेड टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, बहुत सारे पॉइंट है। तो ये अब आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ भाई, ये इस चैप्टर की सबसे समझने वाली चीज मानी जाती है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमारे को डिटेल में पढ़नी है। आओ जी शुरू करें। यस सर, शुरू करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, यहीं पे रहो आप। देखो सबसे पहला वर्ड आपने लिखा रेवेन्यू रिसीप्ट, है ना? मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा, ठीक है सर। दूसरा इसके बगल में लिखते हैं हम कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट्स। भाई पैसा इसमें भी आएगा, दोनों में पैसा आएगा, रिसीप्ट है तो पैसा तो आएगा ना? जी सर, है ना? अब सुनना, पैसा कैसे आएगा? पैसे आने की वजह से, पैसे आने की वजह, अगर मेरा कोई असेट सरकार का, मेरा मतलब सरकार का, पैसे आने की वजह सरकार की कोई असेट गिरना था, या फिर और सरकार की, या फिर सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ना था। जैसे सरकार ने, इसका एग्जांपल बोलता हूं, सरकार ने अमेरिका से लोन लिया। भाई जब सरकार ने अमेरिका से लोन लिया तो पैसा आया, पैसा आया, देखो पैसा आया, आया आया, लेकिन आने की वजह से लोन लिया है तो सरकार का कैपिटल क्यों लिखा है बच्चे? मैंने, मेरे को लायबिलिटी लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, लायबिलिटी, लायबिलिटी लिखना था। क्योंकि सरकार ने लोन लिया इसलिए सरकार की लायबिलिटी इनहेंस हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि इंक्रीज हो गई इसलिए ये जाएगा कैपिटल रिसीप्ट में। डन। दूसरा एग्जांपल, सरकार ने कोई सरकारी कंपनी बना रखी थी, वो सरकार की एसेट थी, सरकार ने वो सोल्ड कर दी, गवर्नमेंट कंपनी को सोल्ड कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे, डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है पेपर में। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बोलो भाई पैसा आएगा ना? यस सर, पैसा आएगा। ये जो पैसा आया इसे बोलेंगे हम कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग आइटम बोलेगा, बोलो कौन से में रिकॉर्ड करोगे इसे। तो भाई या तो कैपिटल रिसीप्ट में या तो असेट घटता है या तो लायबिलिटी बढ़ती है, ये याद करो। कैपिटल रिसीप्ट में या तो असेट घटता है या तो ईदर, इसे इंग्लिश ईदर बोलेंगे, ईदर असेट डिक्रीज और या तो और लायबिलिटी इंक्रीज, दोनों में से कुछ एक भी पॉइंट होगा तो यू कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये कैपिटल रिसीप्ट है ना? अब बगल वाले पे आते हैं, सुनना बच्चों ध्यान से। ये क्या होता है सर? तो बेटा ये होता है, ध्यान से, अगर ना तो असेट बढ़ेगा, ना को हम इंग्लिश में बोल देते हैं नीदर, है ना?
नाइदर मत बोलना, नीदर। ना तो असेट घटा, ना तो असेट घटा, ना ही लायबिलिटी बढ़ी, ना असेट घटा ना लायबिलिटी बढ़ी, नीदर नॉर, ना ये हुआ ना ये हुआ, तो पैसा जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, सरकार को टैक्स का पैसा मिला, भाई टैक्स का पैसा मिला, पैसा आएगा, पैसा आ गया, टैक्स का पैसा तो सरकार के पास आएगा ना, पैसा आया, पैसा आने से ना तो सरकार की असेट कम हुई ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ी, तो इस वाली रिसिप्ट को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई बताओ ये वाली चीज समझ में आई? आई होप ये समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को, ये जो मैं कह रहा हूँ नीदर नॉर ईदर और, इन सबको आप लिखते हुए भी चलना। मैं वेट नहीं करूंगा लिखने का, क्योंकि आप क्लास को पॉज करके भी लिख सकते हो। मुझे जिसने लिखा हुआ है उसके बारे में भी सोचना है कि थोड़ा हम तेजी से आगे भी बढ़े, है ना। चलो आई होप बच्चों ये समझ में जरूर आ गया होगा। अभी एक्सपेंडिचर वाली बात रह रही है, उसे भी करेंगे। पहले हम रेवेन्यू वाली बातों को पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। ये कॉम्पोनेंट चलेगा अब हमारा, कॉम्पोनेंट कहाँ है, ये रहा। चलिए जी खुल गया है, आओ देखना। स्ट्रक्चर ऑफ बजट या कंपोनेंट ऑफ बजट। तो बेटा बजटेड रिसीप्ट, जिसमें दो तरीके के रिसीप्ट है, रेवेन्यू और कैपिटल। जी सर बता दिया आपने। दूसरा बजटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें दो चीजें हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों में दो दो है, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल। होने दो, हम डरते हैं क्या? नहीं सर हम नहीं डरते। ठीक है आओ देखते हैं डिटेल्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट रिसीप्ट्स। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले? बजटेड रिसीप्ट्स। मतलब बोलो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। ठीक है, अब दो तरीके से पैसा आएगा, या तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स या तो कैपिटल रिसीप्ट। तो देखते हैं। बजट रिसीप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मनी रिसीप्ट, सरकार को कितना मनी रिसीव होगा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को कितना पैसा आने की उम्मीद है, कितना, सारी जगह से जितना भी पैसा आने की उम्मीद है उसे बोलेंगे बजटेड रिसीप्ट। ठीक है, ब्रॉडली बड़े तौर पे बजट रिसीप्ट के दो हिस्से हैं, एक रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा कैपिटल रिसीप्ट। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो माइंड में क्या ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसीप्ट से ना असेट घटता है ना लायबिलिटी बढ़ती है, नीदर असेट रिड्यूस नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, ये ध्यान रखना। अब इसी को आपको डिटेल में देखने को मिलेगा अगले पेज पे। आओ देखना बेटा ध्यान से। हम ये पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, मैं बगल में लिख देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है ना, आरआर। क्या है ये? दीज रिसीप्ट, हाईलाइट भी करते हुए चलो। यस सर। तो कलर कौन सा करें? कलर ओके, ये दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। चलो पढ़ना। दीज रिसीप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, ये वो रिसीप्ट है जिससे लायबिलिटी बढ़ी नहीं। ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट, ये पहली बात है, सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ी। नीदर नॉर, नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ी नहीं, पहला। दूसरी बात, दीज रिसीप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यही तो मैंने लिखा है, ना असेट रिड्यूस हुआ, ना असेट रिड्यूस हुआ, ना लायबिलिटी बढ़ी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इसे बोलेंगे कौन सा रिसीप्ट है? हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। फिर नीचे ना बेटा उसी के एग्जांपल लिखे हुए, तो हम डिटेल में देखेंगे, ये देखेंगे। इन शॉर्ट में रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसीप्ट, ये वो मनी रिसीप्ट है विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, जिससे ना लायबिलिटी बढ़ी फॉर द गवर्नमेंट, एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन, और ना ही असेट घटा, ना लायबिलिटी बढ़ी ना असेट घटा। अगर ये दोनों काम नहीं हुए ना, गलती से आपने घटने की जगह बढ़ना और बढ़ने की जगह घटना लिख दिया ना, वही टॉपिक खत्म हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिसमें ना असेट घटता है ना लायबिलिटी बढ़ती है। ना असेट घटने की बात इसलिए हुई क्योंकि पैसा जब ही आता है जब कुछ मेरे यहां से जाता है, तो ना असेट घटा, और या तो पैसा आता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो ना लायबिलिटी बढ़ी। तो अगर ये दोनों काम नहीं हुए तो रिसीप्ट है, कौन से वाले रिसीप्ट है? रेवेन्यू वाले। अगर इनमें से कुछ एक भी हो जाता, या तो असेट घट जाता या तो लायबिलिटी बढ़ जाती, तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। कौन सा रिसीप्ट बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है सर, ये आपने समझा दिया, समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ये भी दो तरीके का बनेगा, टैक्स और नॉन टैक्स। तो पहले हम टैक्स की बातें करेंगे, टैक्स में बहुत तरीके के टैक्स आएंगे, फिर हम नॉन टैक्स की बातें करेंगे। आइए आओ चलते हैं। देखो टैक्स रिसीप्ट, बेटा टैक्स क्या होता है? ये भी पेपर में बन सकता है। टैक्स कंपलसरी पेमेंट होती है, फाइनेंशियल कंपलसरी पेमेंट, जो सरकार हमसे वसूलती है। सरकार मुझे ऑप्शन देगी या कंपलसरी पैसे लेगी? कंपलसरी पैसे लेगी। सरकार कोई ऑप्शन नहीं देने वाली कि सुमित क्या आप टैक्स पे करना चाहोगे? नहीं, सुमित टैक्स पे कर,
कंपलसरी होता है ना। अब इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, आओ एक एक करके पढ़ते हैं ध्यान से। अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, हम लोग, हाउस होल्ड लोग, फर्म्स लोग या बाकी इंस्टीट्यूशनल जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उन्हें देना पड़ता है। मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बेटा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव पढ़ेंगे, पेपर के लिए अच्छा है। वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक भी पेपर के लिए अच्छा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये तीनों ही टॉपिक अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहले बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है? बहुत बच्चे मेरे को कह रहे थे सर डिटेल में चैप्टर कब शुरू होगा, तो भाई देखो डिटेल में भी चैप्टर शुरू हो गया। मैं एक नंबर के पीछे भी पढ़ा हुआ हूं, मैं चैप्टर के पीछे भी पढ़ा हूं, मैं सैंपल पेपर के पीछे भी पढ़ूंगा, मैं हर चीज के पीछे पढ़ूंगा भाई, मुझे नंबर चाहिए 12th क्लास के अंदर। चलो जी आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है देखो। देखो बच्चा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव बहुत इजी है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स के रेट को बढ़ाते हुए चलो ताकि अमीर के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़े। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से अमीरों के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ता है। इस चीज का एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर में। क्यों, कैसे बर्डन ज्यादा पड़ा? क्योंकि बेटा जब इनकम बढ़ी तो उससे उनके टैक्स के रेट भी बढ़ गए, तो इस वजह से उनके ऊपर बर्डन क्या पड़ा? ज्यादा। अब पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज, जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, सो दैट ताकि जो रियल बर्डन है वो टैक्स का वो रिच पे ज्यादा पड़े और बेचारे गरीब पे कम पड़े। गरीब का क्या होगा? कम इनकम होगी तो कम टैक्स। अमीर का क्या होगा? ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा टैक्स। तो बर्डन किस पे पड़ा? अमीर पे। बोलो भाई डन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बर्डन पड़ता है अमीर पे। मैं फिर कह रहा हूं इस लाइन को महा इंपॉर्टेंट लिख लेना एमसीक्यू के लिए और नॉर्मल टॉपिक्स के लिए भी। रिच सेक्शन पे ज्यादा बर्डन पड़ता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। अब सर रिग्रेसिव क्या होता है? बेटा रिग्रेसिव के अंदर ना कोई टैक्स रेट चेंज नहीं होता, आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स रेट रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट रहता है। अमीर को भी फोन खरीदता है, अमीर भी फोन खरीदता है तो 18%, गरीब भी फोन खरीदता है तो 18%, दोनों से जीएसटी 18% का लिया जा रहा है ना। तो अमीर भी 18%, गरीब भी 18%। अमीर तो खुश रहेगा क्योंकि उससे भी 18 लिया, उससे ज्यादा नहीं लिया अमीर होने की वजह से, लेकिन गरीब से 18 ले रहे हैं तो गरीब को बुरा लगेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन में गरीबों के ऊपर बर्डन बढ़ता है। भाई बोलो ये वाली बात क्लियर है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर अमीर के ऊपर बर्डन पड़ता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर गरीब के अंदर बर्डन पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का रेट चेंज नहीं होता। ये लिखा हुआ है अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे कांस्टेंट रेट होता है रिच के लिए भी और पुअर के लिए भी। इट मींस ये गरीबों की लंका लगा देगा रिग्रेसिव टैक्सेशन। चलो जी सर ये आपने समझा दिया। पहले मेरे को बताओ बच्चों ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्लीज 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 लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना। आपका अगर श्रद्धा हो अंदर से आ रही है आवाज़ कि हाँ से समझ तो आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ आप किसी को भी नोट्स, आप चाहे अकेडमी में पढ़ रहे हो, प्रोफिशिएंसी अकेडमी में पढ़ रहे हो या किसी भी अकेडमी में पढ़ रहे हो, भाई आप हो तो स्टूडेंट ना, सीधी सी बात है, यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव टू स्कोर मार्क्स। आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है हर जगह से ज्ञान ले लो। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे बच्चे हो कैसे बच्चे नहीं हो, आप पढ़ो। द ओनली थिंग आई वॉन्ट इज आप पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो। डन? ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव हो गया। अब बेटा देखो अगला टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स बस वैरायटी है बहुत इजी। वैल्यू एडेड, जब ये आपने नेशनल इनकम के अंदर भी पढ़ा होगा वैल्यू एडेड के बारे में, है ना, वैल्यू एडेड मेथड। जब जब वैल्यू एड होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स लगाते जाएंगे। जीएसटी एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स ही होता है, ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स जो किसी किसी चीज पे लगता था, लाइक आप बाहर से इंपोर्ट करोगे दारू की बोतलें तो उस पर अलग टैक्स लगेगा, है ना। आपको मैं ना नाम बोलता हूं, आपने सुना नहीं होगा, एडवोलरम ड्यूटी, मैंने वर्ड बोला एडवोलरम ड्यूटी, ये एक तरीके की कस्टम ड्यूटी होती है। तो ये स्पेसिफिक टैक्स होते हैं एग्जांपल के तौर के लिए। और पढ़ा देता हूं वैल्यू एडेड टैक्स। फर्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन। तो बेटा वैल्यू एडेड टैक्स की पहली बात, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, पेपर में आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो कि वैल्यू एडेड पे लगता है एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन में वैल्यू एड होते जाएगी वैसे वैसे टैक्स लगता जाएगा। वेरियस वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा याद करो नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड, जिसको याद है अच्छी बात, जिसको याद नहीं मैं बता देता हूं।
वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कितने का आपने सामान बनाया और कितने का आपने सामान खरीदा, इट मीन्स इतने का आपने वैल्यू एडिशन करा। आपने 100 रुपए का कपड़ा खरीदा, आपने 200 रुपए की शर्ट बना दी, इट मीन्स आपने उस कपड़े पे आपने कितने रुपए का वैल्यू एडिशन करा, 100, तो 100 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। तो व्हाट इज वैल्यू एडिशन, जितने रुपए का आउटपुट बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और कितने रुपए का सामान लगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो डिफरेंस होगा वो होगा वैल्यू एडेड, और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है सर, आई होप ये बच्चों समझ में आया होगा आपके। अगली बात, स्पेसिफिक टैक्स। बेटा ये बहुत बेसिक है। जब कोई टैक्स लगता है किसी कमोडिटी पे, उसके यूनिट के बेसिस पे, उसकी वेट के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, लाइक मैंने आपको बता दिया, बाहर से आने वाली अल्कोहल, बाहर से आने वाला गोल्ड, बाहर से आने वाली ये जो लग्जरी चीजें होती हैं उन पे ना यूनिट वाइज टैक्स लगता है, उन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है सर, ओके डन। अब हम अगले टैक्स की वैरायटी की तरफ चलते हैं। ये सब बेटा क्या चल रहा है, ये मत भूल जाना चल क्या रहा था, रेवेन्यू रिसीप्ट। सब कुछ रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर है। अभी कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तीनों टॉपिक आएंगे। अभी तो चल रहा है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। आइए सर आगे क्या लिखा हुआ है बताइए। देखो बेटा, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको सीधा बोलता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देखना बेटा ध्यान से। देखो, ये एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, देखो ये किसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा है, और ये भी इसकी तरफ देख रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। अब देखना हुआ क्या, अरे इसके हाथ पैर तो चले गए, इसके हाथ पैर आ गए, है ना। अब हुआ क्या, इसने इसको कुछ पे करा, इसने इसको रेंट पे करा। फॉर एग्जांपल ये किराएदार था, ये लैंडलॉर्ड था, इसको इनकम मिली है, इसको रेंट मिला, मतलब बच्चे इसको क्या मिली है, इनकम। इस इनकम के ऊपर इसे गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। जिसकी इनकम, उसी को टैक्स पे करना पड़ा, उसी के ऊपर बर्डन पड़ा, उसी के ऊपर बर्डन पड़ा, है ना। क्या ये इंसान, लेट्स से मिस्टर एक्स से, क्या ये इंसान बर्डन शिफ्ट कर पाए, नहीं। डायरेक्ट टैक्स में मेरे ऊपर ही टैक्स लगा, मुझे ही सरकार को देना पड़ा। आई एम नॉट एबल टू शिफ्ट माई बर्डन, मैं अपने बर्डन को, बोझ को शिफ्ट नहीं कर पाया। ठीक है सर। दूसरी तरफ भाई ये भी एक इंसान है, किसकी तरफ देख रहा है, उसकी तरफ। इधर भी एक इंसान है, इसका मुंह लाल हो गया पता नहीं कैसे। देखो ऐसी आंखें करके दिखाओ तब मैं मानूंगा आपको, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ, ऐसे करके दिखाओ तब मानूंगा आपको, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इस इंसान ने इस इंसान को एक फोन बेचा है, 10,000 रुपए का। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। तो ये इसको पेमेंट करेगा बेटा 10,000 रुपए का, प्लस 18% का जीएसटी, मतलब 1,800 रुपए। पेमेंट कितनी मिली, 11,800। डन। ये दुकान वाला था, सेलर था, लिख देता हूं मैं, ये सेलर था, इसको 11,800 रुपए मिले। ये अपनी जेब में कितने रुपए रखेगा, 10,000, और बचे हुए 1,800 रुपए किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को, है ना। सुनना हुआ क्या, पे तो इसी को करना था, सेलर को, लेकिन जेब से इसके पैसा थोड़ी ना गया, इसके जेब से पैसा निकला, बायर के जेब से पैसा निकाला। ध्यान से देखो, बर्डन शिफ्ट हो गया। यहां पे देना था, लेकिन इसने एक तो खुद नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इसमें खुद सरकार को जा रहा था, इसमें इसने खुद नहीं दिया, घुमा फिरा के पैसा जा रहा है। और दूसरा, यहां पे बर्डन शिफ्ट हो चुका है। तो भाई यही मेरे को आपको समझाना था। डायरेक्ट टैक्स, ये एग्जांपल था डायरेक्ट टैक्स का। यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन बोझ, और यहां पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है। आई होप बच्चे वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं आपको इसे पढ़ा देता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे बच्चे की तरह। देखो कहां है, कहां है, कहां है, आएगा आएगा। ये डायग्राम मेरे आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, बिना आपके इनपुट के मुझे उम्मीद है कि हाँ अच्छे लग रहे होंगे। अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन जहां पे फाइनल बर्डन
विच इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन होम टैक्स इज इम्पोज, जिस पे टैक्स लग रहा है उसी को फाइनल बर्डन झेलना पड़ रहा है, वो बेचारा अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के बारे में बता रखा है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, यही लाइन में आपको बता रहा था, यहाँ पे आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा सर, देखो एन इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन, शुरुआत में बर्डन किसी और पे पड़ेगा, मैं दुकान वाला था मेरे पे बर्डन पड़ेगा, लेकिन ये पैसा मैं आपसे वसूलूंगा, कंज्यूमर से वसूल लूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स, मेरा बर्डन शिफ्ट हो चुका है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स और इसका एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है दे आर पेड दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट, इन इट्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इट मींस यहाँ पे आप बर्डन शिफ्ट करने में कामयाब हो गए, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो गया, खत्म हो गया। एग्जाम्पल लिखना, मीनिंग लिखना और थोड़ा सा बर्डन शिफ्ट वाली बात लिखना। 3 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई डिफरेंस का, पक्की बात है नहीं आएगा 3 नंबर से बड़ा क्वेश्चन डिफरेंस का। इतना भी आपने कर दिया तो इनफ है 3 नंबर के लिए। चलो जी, अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर मैं आपको पेड़ याद दिला देता हूं। पेड़ कहां था, ये रहा, कंपोनेंट चल रहा था जिसमें हम थे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, है ना। अभी कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा और दूसरी ब्रांच का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। अभी हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर 2 थे, डायरेक्ट एक टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स रिसिप्ट हमारा खत्म हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा, रिग्रेसिव टैक्स पढ़ा, वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ा, स्पेसिफिक टैक्स पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, सब पढ़ लिया भाई। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स, जहां पे टैक्स नहीं लग रहा लेकिन फिर भी सरकार को पैसा हमें देना पड़ेगा, है सरकार की इनकम, है सरकार की इनकम ही, लेकिन टैक्स वाली इनकम नहीं है, नॉन टैक्स। लाइक फीस, बहुत ईजी है बच्चे, सरकार हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज देती है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी सर्विसेज देती है ना सरकार, तो बदले में हमसे फीस लेती है। क्या ये एक तरीके का टैक्स है क्या ना, दिस इज अ नॉन टैक्स रिसीप्ट, ये सरकार का है तो इनकम लेकिन नॉन टैक्स है। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा, ये सब बेटा एग्जाम्पल भी लिखे हैं इसके अंदर। दूसरा फाइन, भाई सरकार उन लोगों पे जो लॉ ब्रेक करते हैं, जो ब्रेकिंग कर रहे हैं, लॉ को तोड़ रहे हैं, उन लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए, ताकि वो दोबारा लॉ को ब्रेक ना करे, उन लोगों के ऊपर भी सरकार उनसे पैसा लेती है, पेनल्टी लगाती है, तो वो भी सरकार के लिए क्या है, इनकम। फाइन, फाइन मतलब हाउ आर यू, आई एम फाइन, वो वाला फाइन नहीं, फाइन मतलब बोझ वाला फाइन, फाइन मतलब पेनल्टी वाला फाइन, ये भी सरकार की क्या बनेगी, इनकम। ठीक है। तीसरा वर्ड बेटा एस्टीट, पेपर में आपने बहुत बार इसे सुना होगा, एस्टीट क्लास में भी आपको जरूर ध्यान से पढ़ाया गया होगा। एस्टीट क्या होता है, किसी को पता है? मैं बताता हूं, देखो एक ऐसा इंसान, ये है वो, एक ऐसा इंसान जिसके पास जमीन जायदाद है लेकिन इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स नहीं है, कोई कानूनी वारिस नहीं है। अब अगर इसको कुछ होगा ना तो इसकी सारी प्रॉपर्टी कौन ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट के नाम की हो जाएगी, गवर्नमेंट उसे फिर ऑक्शन करेगी, बेचेगी, सब कुछ करेगी। अगर उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिस नहीं है तो ये भी सरकार की एक रिसिप्ट का काम करेगा, सरकार की एक रेवेन्यू का काम करेगा, इसे हम बोलेंगे एस्टीट। एस्टेट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वो इनकम है विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल, उन लोगों की प्रॉपर्टी से जिनका कोई लीगल हेयर नहीं है, जिनका कोई कानूनी बाल, हेयर ये वाला हेयर नहीं, हेयर मतलब वारिश, जिनका कोई कानूनी वारिश नहीं है। तो स्टेट बोले तो गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी से पैसा कमाएगी, उन रिसिप्ट को बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट और नाम है इसका एस्टीट। ठीक है सर। स्पेशल असेसमेंट बहुत ईजी सा बच्चे, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट जो हम लोगों को देनी पड़ती है, ओनर्स को देनी पड़ती है, उन प्रॉपर्टी वाले लोगों को हुज वैल्यू इज एप्रिशिएटेड। भाई सरकार के किसी अच्छे काम की वजह से मेरे असेट्स की, मेरे वैल्यू, मेरी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ी तो मैं सरकार को कुछ पैसा दूंगा, तो उससे बोलेंगे स्पेशल असेसमेंट। ये इंडिया में कम पाया जाता है, ये ध्यान रखना। स्पेशल असेसमेंट में सरकार ने कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करी, ये आगे लिखा हुआ है बच्चे, जब आप पूरा पढ़ोगे, तो उसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इनहेंस हो गई, तो सरकार को मुझे कुछ पैसा देना पड़ा, तो ये सरकार की रिसिप्ट हो गई, नाम पड़ा स्पेशल असेसमेंट। ठीक है सर। अगला बहुत ईजी है भाई, सरकार सरकारी कंपनियों से पैसा कमा रही है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से इनकम कमा रही है, तो ये हो गई हमारी नॉन टैक्स रिसीप्ट। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, बेटा आप सबने टीवी में सुना होगा 2G के स्पेक्ट्रम, 3G 4G 5G के स्पेक्ट्रम, सरकार इनकी बोली लगाती है, नीलामी लगाती है, भर भर के हजारों करोड़ों में नीलामी जाती है। कोल स्पेक्ट्रम बहुत महंगा महंगा जाता है, तो ये भी सरकार की रिसिप्ट होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। और लास्ट में बेटा सरकार को बहुत जगह से दान पुण्य भी मिलता है, हम भी दान देते हैं अपने से गरीब देश को, और जो हमसे अमीर देश है वो हमें दान देते हैं, ग्रांट्स एंड डोनेशन देते हैं, तो ये भी टैक्स का थोड़ी ना है, पैसा तो आ रहा है, ना एसेट घट रहा है, ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये जितना भी पैसा है नॉन टैक्स का पैसा था, और नॉन टैक्स आंख बंद करते ही रेवेन्यू रिसीप्ट, भाई खत्म हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, आप जितना सोच सकते हो ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इतना टॉपिक। इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक आपका खत्म हो चुका। आगे जाकर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट वाला टॉपिक भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला टॉपिक भी एक नंबर इंपॉर्टेंट था। बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। 1 घंटे में आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी और मैंने कोशिश ये करी है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसे लाइन टू लाइन पढ़ाने की आपको। बताओ समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट बजट एक अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अच्छे नंबर देकर जा सकता है पेपर में हमारे को। आओ जी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, रेवेन्यू रिसीप्ट के बाद याद करो दूसरी रिसीप्ट कौन सी चलेगी? कैपिटल रिसीप्ट। बेटा कैपिटल रिसीप्ट के अंदर वो आएगा या तो जिससे असेट घटेगा या तो जिससे लायबिलिटी बढ़ेगी। मैं सरकार था, मैंने सरकारी कंपनी बेच मारी, पैसा आ गया, रिसीप्ट। अब क्योंकि पैसा आया है असेट को कम करके, इसलिए कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट में या तो असेट घटेगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी। आओ देख लेना, दीज रिसीप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी जी सर, या तो सरकार की असेट गिरेगी, या फिर दीज रिसीप्ट कॉज रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। मेरी असेट लायबिलिटी की बात नहीं चलेगी, सारे पॉइंटों में गवर्नमेंट की बात चलेगी। ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है, कैपिटल रिसीप्ट आर दोज मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो मनी रिसीप्ट है विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी, वहां था नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी, यहाँ पे है ईदर, वहां कर नहीं रहा था यहाँ कर रहा है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही है या तो असेट में रिडक्शन हो रहा है, इनमें से कोई भी एक काम हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं बच्चे, बहुत ईजी है। रिकवरी ऑफ लोन, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो गया, ये क्लियर कर देता हूं। एनुअल बजट, गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, ठीक है ना? हाँ अब सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो भाई लोन दे रखा था, असेट था, अब वो रिपे कर रही है, वो पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब पैसा देगी तो मेरे पास पैसा आएगा, आ रहा है, रिसिप्ट है, और आ रहा है तो वो जो लोन का पैसा है, जो असेट थे वो क्या हो जाएंगे, कम, असेट कम हो जाएंगे, पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। देखो जिसको समझ में नहीं आया वो 2 मिनट एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट लगाकर आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। भाई ये रही सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रही स्टेट गवर्नमेंट या कोई और, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लोन दिया, तो इसके लिए तो ये लायबिलिटी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या था, असेट। अब हुआ क्या, इसने ये लोन रिपे करा, इसने ये लोन क्या करा, रिपे। तो बेटा रिपे होगा तो पैसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सोचना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आया, पैसा आएगा तो रिसीप्ट तो है, बहुत बढ़िया। अब कौन सा रिसिप्ट है बेटा, देखो ध्यान से, असेट कम हो जाएगा, जब ये लोन रिपे करेगा तो ये जो असेट की वैल्यू थी, जो लोन की वैल्यू थी, ये लोन की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी ना, मतलब असेट की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू कम होगी, इसलिए कौन सा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे आपको पेपर में भी सोचना है, पेपर में ऐसे अलग अलग टॉपिक आएंगे, आपको वहां पे दिमाग दौड़ाना है कि भाई इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करने होते हैं। कर लिया तो मजे आ जाएंगे, नहीं करा तो क्या ही बोल सकते हैं भाई, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। वैसे ये सच बता रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है। अब वापस से आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं दूसरा, बोरोइंग अदर लायबिलिटी। सरकार कई बार अपनी फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट से निपटने के लिए, ये आप आगे पढ़ोगे, फिस्कल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटा, बहुत ज़्यादा सरकार का घाटा हो जाता है, उससे निपटने के लिए सरकार दूसरे देशों से बोरो करती है, अलग अलग जगह से बोरो करती है, आरबीआई से भी कई बार बोरो करती है, पब्लिक से भी बोरो करती है। तो गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है ना भाई, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीप्ट। बोलो भाई डन, जी सर डन। इसके अलावा एग्जाम्पल में इसमें बता रखा है, पब्लिक से बोरो कर रही है, आरबीआई से बोरो कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जहान के लोगों से बोरो कर रही है, तो बोरोइंग हो रही है ना, बोरोइंग होते ही कैपिटल रिसीप्ट। इसके अलावा अदर रिसीप्ट में बेटा वो पॉइंट आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार जब सरकारी कंपनी की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भेज देती है तो सरकार को पैसा आता है, और ये सरकार की असेट कम हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये भी हमारी बनेगी कैपिटल रिसीप्ट। ये बहुत इजी लगा होगा क्योंकि ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो बेटा ये थी कैपिटल रिसीप्ट, खत्म भी हो गया, कुछ भी था इसके अंदर। रेवेन्यू रिसीप्ट इतनी देर तक चला और कैपिटल रिसीप्ट छूटते ही खत्म हो गया। रिकवरी ऑफ लोन वाली बात हो गई, बोरोइंग वाली बात हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई, खत्म जी सर। अब चलेगी बजटेड एक्सपेंडिचर। भाई क्या है बजटेड एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, उस वाले को, रिसीट वाले हिस्से को अब मैं उल्टा कर दूंगा एकदम। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। देखो रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर आपने बोला या तो नहीं, ना तो असेट घटेगा
ना ही लायबिलिटी बढ़ेगी, ये बोला था जी सर। कैपिटल रिसीप्ट में आपने बोला या तो असेट घटेगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ये बोला था। हाँ, अब ना इधर वालों को इधर उल्टा करके लिखते हैं। कैसे उल्टा, वो सुनना। पहला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो असेट, इधर पहले बोलता हूं, असेट बढ़ा या लायबिलिटी घटी, या असेट बढ़ा या लायबिलिटी घटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर ना असेट बढ़ा ना लायबिलिटी घटी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, यहां असेट घटने की बात थी, लायबिलिटी बढ़ने की बात थी, यहां असेट बढ़ने की और लायबिलिटी घटने की बात है। इस वाले से ये उल्टा हो गया, बड़ा ना तो सेम चला। और यहां पे असेट घटने की बात थी, लायबिलिटी बढ़ने की बात थी, यहां पे असेट बढ़ने की और लायबिलिटी घटने की उल्टी बात हो गई। या तो सेम चला। बेटर ना, बातें उल्टी हुई हैं घटने बढ़ने के हिसाब से, यह ध्यान रखना। यहां पे पैसा जाएगा, यहां पे पैसा आ रहा था। अगर आपको रिसीट समझ में आया तो एक्सपेंडिचर तो हलवा होता है, हलवा, है ना। अब सुनना, ऐसे खर्चे जिससे सरकार के, लेट से सरकार ने कोई नई कंपनी खोली, नया एसेट क्रिएट हुआ, तो भाई एसेट बढ़ गया, खर्चा हुआ, पैसा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। सरकार ने अमेरिका से लोन लिया था, लोन वापस करा, लोन वापस करेंगे, लोन वापस करेंगे तो भाई लायबिलिटी घटेगी, लायबिलिटी घटेगी और पैसा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने लेट से सब्सिडी बांटी, भाई सब्सिडी बांटने से कोई एसेट नहीं बढ़ेगा, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इस तरीके से चलेगा। अगर इनमें से कुछ हुआ तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कुछ हुआ तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस इतनी सी बात थी सर, ठीक है। आओ मैं आपको आगे दिखा देता हूं, आगे आगे आगे। अरे क्या खुल गया, बुक 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 बुक। चलो जी, देखना बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें ना थोड़ा पहले से पेन चला हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, सरकार का कोई एसेट नहीं बनेगा। दूसरा, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी घटेगी, ना तो असेट बढ़ा, ना असेट बढ़ा ना लायबिलिटी घटी, ये दोनों नहीं हुआ तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनके एग्जाम्पल में यही सारे एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बोला। सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को सैलरी बांटी, सरकार ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, इंटरेस्ट की पेमेंट, ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट की पेमेंट रेवेन्यू खर्चा होता है, प्रिंसिपल कैपिटल में मत डाल देना, है ना। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन बनता है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पेमेंट करा है, इंटरेस्ट पेमेंट करा है तो है तो खर्चा, एक्सपेंडिचर, लेकिन इंटरेस्ट पे हुआ है तो रेवेन्यू खर्चा, प्रिंसिपल पे हो रहा है तो कैपिटल खर्चा। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात बताइए, मैंने इसे कहीं नोट भी कर सकते हो आप। इन शॉर्ट में बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो सरकार के खर्चे हैं, उसके अंदर एक साल के दौरान वो खर्चे हैं जिससे ना तो असेट बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगी, वहां से कैपिटल रिसीट वाले से उल्टा हो गया। एग्जांपल, सरकार का वेज बिल मतलब सरकारी एम्प्लॉयज का खर्चा, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी का खर्चा, डिफेंस के आइटम, बेटा डिफेंस के आइटम, डिफेंस के जितने भी परचेज होते हैं, जो भी गोला बारूद होता है वो सब भी रेवेन्यू खर्चा होता है, उससे कोई असेट नहीं बढ़ता। डिफेंस के आइटम इज नॉट असेट, वो देश के असेट नहीं होते, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, इसलिए तो ये ध्यान रखना, डिफेंस के खर्चे और ये सारे खर्चे ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बेटा कैपिटल में क्या होगा, या तो असेट बढ़ेगा, देखो या तो असेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगी। लाइक सरकार ने कोई सरकारी कंपनी का नया सेटअप करा, उद्घाटन करा, नया ट्रेन चला, ये, या फिर कोई अमेरिका से लोन लिया था वो वापस कर दिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था वो वापस कर दिया, लायबिलिटी घटी, या तो असेट बढ़ा या तो लायबिलिटी घटी। बोलो कौन सा रिसीप्ट, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, खत्म हो गया सर। इन शॉर्ट ये मैं आपको पढ़ा रहा था, सरकार के खर्चे की वजह से या तो असेट क्रिएट हो रहे हैं या तो लायबिलिटी घट रही है, या तो असेट बढ़ रहे हैं या तो लायबिलिटी घट रही है। एग्जांपल के तौर पे सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करा, मशीन खरीदी हैं, कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, लोन सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का, वो वापस हो रहा है तो वापस हो गया है, या लोन दिया है, देखो लोन दिया है, ध्यान से समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, लोन दे रहा हूं तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर, इससे मेरा असेट बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का असेट बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल थे, बस खत्म। इन एग्जाम्पलों से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब बेटा दोनों एक्सपेंडिचर है, प्लान और नॉन प्लान, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ पेपर, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है इसलिए ज़्यादा 1 नंबर का बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन दिख तो रहा होगा, मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो अपने राज्य को अच्छे से संभाल सके। सिर्फ यही दोनों होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, जो स्पेसिफिक प्लान से रिलेट करते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेट करते हैं, लाइक मनरेगा या कोई और स्कीम से रिलेट करते हैं, या फिर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प कर रही होती है। सिर्फ यही दोनों प्लान होते हैं। इसके अलावा सरकार जो काम करती है वो सब नॉन प्लान होता है। नॉन प्लान मतलब जो नॉर्मल डेली मर्रा के खर्चे हैं, ध्यान देना, ये डेली मर्रा के खर्चे हैं। डेली मर्रा के खर्चे के लिए कोई प्लान नहीं बनता। प्लान बनता है जो रूटीन के नहीं है, जो डेली के नहीं है। ये थे जो डेली के नहीं है, तो इस वाले के लिए बनेगा क्या? इस वाले के लिए बनेगा प्लान। और जो डेली के हैं, जो रूटीन के हैं, ये वर्ड दिख गया ना बेटा, रूटीन, जो रूटीन नेचर के हैं वो होता है नॉन प्लान। खत्म। एक नंबर के हिसाब से इनफ था। अब आएगा बेटा एक अच्छा टॉपिक, है ना। 1 घंटे के अंदर आपका लगभग ये सारा टॉपिक खत्म हुआ। अब डेफिसिट का टॉपिक चलेगा, मेन है और अच्छा टॉपिक है। पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आकर इसे खत्म करेंगे। पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान से। सरकार या तो डेफिसिट में रहेगी या तो सरप्लस। डेफिसिट में जब होगी जब सरकार के एक्सपेक्टेड यानी कि बजटेड एक्सपेंडिचर और सरकार की जो बजटेड रिसीप्ट्स थी कुछ ऐसा हो जाए, सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और रिसीप्ट कम है, तो कौन सा क्या बनेगा? सरकार डेफिसिट, बजट डेफिसिट कहते हैं इसे, गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। ठीक है। अब ये डेफिसिट कितने रूप लेगा सर? 3 रूप लेगा बेटा। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, पहले का नाम रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरे का नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तीसरे का नाम क्या बना बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। देखो ध्यान से, रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से कम हुआ था। सिर्फ रेवेन्यू वाले को कंपेयर करा। निकलेगा कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट को माइनस कर दो तो रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। लेट्स से सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे थे 1000 रुपए के, रेवेन्यू रिसीप्ट्स करे 800 रुपए के, तो सरकार का 200 रुपए का घाटा है। सिर्फ रेवेन्यू वाले को कंपेयर करो, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। बोलो, ये वाली लाइन क्लियर है? जी सर। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा बेटा? फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में फिर से लिख देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा था, भाई खर्चे ज्यादा हैं जब तो डेफिसिट है। टोटल रिसीप्ट्स कम थे, लेकिन रिसीप्ट्स में एक्सक्लूड कर देना सरकार की बोरोइंग। याद करो, सरकार की रिसीप्ट में आएगा ना, सरकार ने बोरो करा है लेकिन उसे क्या कर देना? एक्सक्लूड। फिर टीई में से टीआर को माइनस कर देना, टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट को माइनस कर देना, फिस्कल डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। बस रिसीप्ट में बोरोइंग को इंक्लूड मत करना, एक्सक्लूड करके रखना। बोलो, ये वाली बात क्लियर है? जी सर। प्राइमरी डेफिसिट बहुत बच्चों वाला है। प्राइम डेफिसिट के अंदर जो भी फिस्कल डेफिसिट आएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट आना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट में से इन बोरोड वाले पैसे का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होगा तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। 3 तरीके के डेफिसिट है जिनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार पेपर के अंदर। बताओ बच्चों, ये वाली चीज समझ में आ गई? अब इनके बारे में ये पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इनके इंप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है, हद इजी है। मतलब अब क्या ही बोलूं, फिस्कल डेफिसिट लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से खुल जा पढ़िए। बजट डेफिसिट क्या होता है? तो जब सरकार के सारे खर्चे सारे रिसीप्ट से कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब ये कितने तरीके का होता है सर? ये 3 तरीके का होता है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। रेवेन्यू के अंदर क्या होता है बेटा? रेवेन्यू खर्चा रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है। ये देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है। कैसे निकलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट को माइनस कर दो। अब इसके परिणाम क्या होंगे? सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो इससे क्या होगा? तो बेटा इससे ये होगा, देखना क्या होगा। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। क्योंकि सरकार घाटे में चली गई तो सरकार को अपने खर्चे क्या करने पड़ेंगे? कम। अब जब सरकार खर्चे कम करेगी तो इकोनॉमी में वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। तो अगर लेट्स से मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, मैं घाटे में चला गया, तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूं? परिणाम क्या होगा? मैं खर्चे कम करूंगा। जब मैं खर्चे कम करूंगा तो सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। भाई पहला पॉइंट खत्म। दूसरा,
द गवर्नमेंट हैज़ टू रेज फंड, सरकार को अपने जो भी खर्चे ज़्यादा हो गए उसको पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, बोरिंग करनी पड़ेगी, अगेन दिक्कत वाली बात। एंड तीसरा, द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, हो सकता है खर्चे पूरा नहीं हो रहे थे तो मैंने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने एसेट को बेच दिया, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करने लग गए। तो देखो 3 परिणाम कितने नॉर्मल से हैं। सबसे पहले सरकार को खर्चे कम करने पड़े, सोशल वेलफेयर कम हो गया। दूसरा, सरकार को खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे, लोन लेना पड़ा, दूसरे देशों पर डिपेंडेंस बढ़ गई। और तीसरा, सरकार को खर्चे पूरे करने के लिए अपने असेट को बेचना पड़ा, सरकारी कंपनियों को बेचना पड़ा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा ताकि पैसा आए। ये सब बुरी बातें थी, सारे इंप्लीकेशन खत्म। फिस्कल डेफिसिट बेटा मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ माइनस, सब कुछ ध्यान रखना, टोटल में से टोटल को माइनस करना, लेकिन किसको हटाते हुए, बोरोइंग्स को हटाते हुए। अब इसके परिणाम क्या होंगे बेटा, इसके पहला परिणाम है इन्फ्लेशन हो जाएगी। कैसे होगी इन्फ्लेशन, आओ मैं उसे एक बार आपको पढ़ा देता हूं, ध्यान से देखना। सरकार खर्चे पूरा करने के लिए आरबीआई से बोरो करेगी, है ना। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इससे महंगाई हो जाएगी। कैसे होगा बताता है। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, जब हमने बोरो करा आरबीआई से, गवर्नमेंट ने, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। भाई देखो, सरकार ने खर्चे पूरा करने के लिए आरबीआई से और बाकी लोगों से बोरो करा तो पैसा आया। अब सरकार ने पैसा खर्च करा, तो ये पैसा खर्च करा तो लोगों की हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, इन्फ्लेशन हो गई। कितना इजी पॉइंट था। देखो इन्फ्लेशन कैसे हुई, सरकार, मैं गवर्नमेंट था, मेरे खर्चे ज़्यादा थे तो मैंने लोन लेके खर्चे करने लग गया। तो जब मैंने खर्चा करा, मैंने रोड बनवाए, हाईवे बनवाए, तो इससे हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी। मेरा खर्चा है सामने वाले की इनकम, हाउस होल्ड की इनकम। तो जब सरकार की इनकम बढ़ी, लोगों हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी, तो उन्होंने डिमांड ज़्यादा करी, एक्सेस डिमांड हुआ, एक्सेस डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो गई। दूसरा बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है बेटा, नेशनल डेब्ट, देश का कर्जा बढ़ जाएगा। अगर सरकार, देश फिस्कल डेफिसिट में चला गया, सरकार के खर्चे बढ़ गए, तो सरकार सारा का सारा लोन लेकर काम करेगी और एक तरीके से आप श्रीलंका वाली हालात में पहुंच जाओगे। तीसरा, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। क्यों सर? क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था तो मैंने बोरो ज्यादा करा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो अगली बार ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट में ही सारा पैसा चला जाएगा। यही है मेन पॉइंट। देखो मैंने बोरो ज्यादा करा ना, क्योंकि खर्चे ज्यादा थे, अब बोरो ज्यादा करा तो अगली बार, अगले साल उसका इंटरेस्ट भी तो देना है ना, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा तो अगली बार अच्छे कामों में पैसा कम लगेगा, डेवलपमेंटल में पैसा कम लगेगा, डेवलपमेंट्स में पैसा कम लगेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो हाई फिस्कल डेफिसिट से ग्रोथ कम होती है, और ये सर्कल चलता रहेगा। सेकंड लास्ट अच्छा पॉइंट है बेटा, एमसीक्यू बनता है इसका, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये वो सिचुएशन है जब सरकार ने बोरो कर लिया, तो भाई जब सरकार ने बोरो कर लिया तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स नहीं बचे, और जब प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड नहीं बचेंगे तो भाई ग्रोथ कहां से होगी? सरकार ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए बैंकों से, आरबीआई से, हर जगह से लोन ले लिया, तो बेचारा प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा, फंड्स कम पड़ गए। और प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स होगा तो वो अच्छी एक्टिविटीज में लगाते हैं, लेकिन पैसा कम पड़ गया तो देश की ग्रोथ पे असर पड़ जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और लास्ट, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। सरकार इतना ज्यादा डेट ले लेगी तो इससे दुनिया भर में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो देश की इज्जत है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो धीरे धीरे गिरने लग जाएगी। बस यही पॉइंट थे। देखो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन स्पाइरल ये मैंने पढ़ा दिया। नेशनल डेब्ट, खर्चे पूरा करने के लिए लोन लेगी, है ना, नेशनल डेब्ट, देश डेट में डूब जाएगा। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है, डेवलपमेंट वाले काम कम हो जाएंगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जब सरकार ने फंड्स इकट्ठा कर लिए तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स शॉर्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। और जब सरकार के डेप्ट बढ़ते चले जाएंगे, माउंटिंग डेप्ट होगा, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जी सर। अब प्राइमरी डेफिसिट बेटा, इसके इंप्लीकेशन सेम वही होते हैं पिछले वाले, और प्राइमरी डेफिसिट निकलता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो फिस्कल डेफिसिट में से, तो रेवेन्यू प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। खत्म हो गया। अब बताओ भाई, इसमें से अगर पेपर में क्वेश्चन बना तो आप कर दोगे? अभी ना ये बैलेंस और अनबैलेंस भी है, ये भी बहुत ईजी है, मैं एक बार बता देता हूँ। बैलेंस के अंदर सरकार के खर्चे सरकार के रिसीप्ट के बराबर है, ठीक है। इसका फायदा ये हुआ कि सरकार ने कोई बिना मतलब का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करा और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बैलेंस बजट मतलब सरकार के खर्चे सरकार के रिसीप्ट के बराबर है। फायदा, कोई वेस्टफुल खर्चा नहीं करा सरकार ने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रही। नुकसान, बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जस की तस बनी रहेगी। नुकसान, बैलेंस बजट है तो अच्छा, लेकिन इससे बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जी सर।
दूसरा, बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ, इससे ग्रोथ भी नहीं होगी इन लेस डेवलप कंट्री, क्योंकि हमारे जैसे देश में भाई ग्रोथ करने के लिए, देखो क्यों, क्योंकि बेटा ग्रोथ करने के लिए ना खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे। आप सीधी सी बात है, देश सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो ही तो देश ग्रो करेगा। अब सरकार ने उतना ही खर्च करा जितना कमाया, तो देखने में तो ठीक लग रहा है भाई, उतना ही खर्च करा जितना कमाया, लेकिन खर्च ज्यादा करना चाहिए था, तभी तो कम डेवलप देश ज्यादा डेवलप होगा। ज्यादा डेवलप होने के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बैलेंस हो गया। सरकार ने बैलेंस बजट बनाया, सरकार ने खर्चा कम करा तो ग्रोथ नहीं होने की भाई। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, फिर से कह देता हूं। बैलेंस बजट के दो फायदा भाई, सरकार ने वेस्टफुल खर्चा नहीं करा, फायदा नंबर 2, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन नुकसान मेन इंपॉर्टेंट है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहां सॉल्व हुई, बैलेंस बजट बनाकर। और दूसरा, सरकार ग्रोथ नहीं कर पाएगी, सरकार को खर्चे ज्यादा करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बैलेंस बजट बनाकर अपनी ऐसी की तैसी करवाई, जिसकी वजह से खर्चे नहीं हुए, बैलेंस बजट बन गया, खत्म हो गया सर। ठीक है, अब बेटा अनबैलेंस बजट ये दो तरीके का बनेगा, एक सरप्लस और दूसरा डेफिसिट। पहले सरप्लस की बात कर लेते हैं। सरप्लस में सरकार की रिसीव ज्यादा है और सरकार के एक्सपेंडिचर कम है, जब तो सरप्लस है। अब ये इससे फायदा क्या होगा, ये जब सुटेबल है, एक समझ लेना अच्छे से, एक को मैं अच्छे से समझा देता हूं। सरप्लस बजट है, सरप्लस मतलब सरकार के रिसीव ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जब रिसीव ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये डिजायर होता है किससे लड़ने के लिए, इन्फ्लेशन। बेटा आप समझ लेना एक पॉइंट अच्छे से, बाकी तीन आपको बहुत इजी लगेंगे। इन्फ्लेशन कब होती है, इन्फ्लेशन जब होती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो वो डिमांड भी क्या करते हैं, ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करते हैं। अब मुझे इन्फ्लेशन को ठीक करना है, मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे इन्फ्लेशन को ठीक करना है, मतलब लोगों के पास पैसा क्या पहुंचाना है, कम। तो सरकार ने ना बजट बनाया सरप्लस वाला। सरप्लस वाले बजट में ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर कम हुआ। सरप्लस वाले बजट में सरकार ने एक्सपेंडिचर क्या करा, कम। जब सरकार ने एक्सपेंडिचर कम करा, तो सामने हाउस होल्ड की इनकम भी क्या हो जाएगी, कम। इनकम कम होगी तो उनके पास पैसा भी क्या पहुंचेगा, कम। पैसा कम पहुंचेगा तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन खत्म हो गया मेरी तरफ से भाई। समझ में आया किसी के, मैं एक बार इधर समझा देता हूं ध्यान से, थोड़ा एक बार फिर से देखो बेटा, हुआ कुछ ऐसा। इन्फ्लेशन क्यों होती है, मैं बता रहा हूं। इन्फ्लेशन को बेटा एक्सेस डिमांड कहा जाता है। और एक्सेस डिमांड कब होता है, एक्सेस डिमांड जब होता है जब AD इज ग्रेटर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये ADAS चैप्टर में पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। AD ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा करा है, AD का कंपोनेंट। और कंजम्पशन ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा थी। अब सरकार इसे ठीक करने के लिए, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए बजट कैसे बनाएगी, सरप्लस। इससे फायदा क्या होगा, सरप्लस बजट में सरकार की रिसीव ज्यादा होती है ना, और सरकार के खर्चे कम होते हैं, जब भी तो सरप्लस है। सरकार ने खर्चे कम करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाउस होल्ड की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम। हाउस होल्ड की इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है वो लोग कंजम्पशन क्या करेंगे, कम। कंजम्पशन कम करेंगे तो AD कम होगा, AD कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप खत्म, मतलब ठीक हो जाएगी। बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही अगला पॉइंट में दिखा देता हूं आपको। कहां गया, आजा जल्दी, ये रहा। नुकसान क्या है, देखो बेटा ये तो था फायदा, नुकसान क्या है, सरप्लस बजट डिप्रेशन, बोले तो डिफ्लेशन के टाइम में काम का नहीं है। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये MCQ के लिए बहुत काम का है। सरप्लस बजट इन्फ्लेशन में काम का है, इन्फ्लेशन में काम का, और डिफ्लेशन में बेकार, डिफ्लेशन में बेकार का। ये इसका मेरिट डिमेरिट हो गया। सेम इसको उल्टा कर दो डेफिसिट बजट में। डेफिसिट बजट में सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और रिसीप्ट्स कम है। इसका फायदा क्या होगा, कीन्स ये सारे काम करता था। डिप्रेशन मतलब बेटा डिफ्लेशन। तो बेटा डेफिशिएंट डिमांड के केस में, जब डिमांड कम हो गई, डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिप्रेशन अच्छा होगा, डिफ्लेशन अच्छा होगा। कैसे, सुनना। डेफिशिएंट डिमांड थी, मतलब लोगों ने डिमांड क्या करी है, कम। डिमांड कम करी है, हमें डिमांड ज्यादा करवानी है, तो सरकार ने खर्चे ज्यादा कर दिए। सरकार ने खर्चे ज्यादा करे तो डेफिसिट बजट बना, क्योंकि सरकार खर्चे ज्यादा करती है तो डेफिसिट बजट बनता है।
जब डेफिसिट बना, सरकार के खर्चे ज्यादा हुए, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचा, पैसा ज्यादा पहुंचा तो कंजम्पशन ज्यादा करा, कंजम्पशन ज्यादा करा तो एडी ज्यादा हो गया, खत्म हो गया भाई। कितना इजी है। और जस्ट इस वाले पॉइंट को उल्टा कर दो, इन्फ्लेशन के टाइम में ये सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो लोगों के पास पहले से खर्चा कर रहे हैं। अगर सरकार ने और खर्चा बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन पे सोने का सुहागा हो जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे अच्छा नहीं है। डेफिसिट बजट, अब याद करो शुरुआत में एक लाइन लिखी हुई थी, पहले शुरुआत के 3-4 लाइनों में, डेफिसिट बजट डिफ्लेशन के लिए अच्छा होता है, वही लिखा हुआ था। क्यों अच्छा हुआ, कैसे समझे आप इसे? देखो, जब मैं इसे लिखकर समझाऊं फिर से, यस सर समझाइए ना। देखो डेफिसिट बजट था, मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार के रिसीप्ट्स कम है। इस तरफ डेफिशिएंट डिमांड था, मतलब डिफ्लेशन थी, मतलब डिप्रेशन था, कुछ भी बोलो आप, सबका मतलब सेम ही है। मतलब एडी कम था और एएस ज्यादा था, ये तो था ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो इसे ठीक करने के लिए सरकार को एडी ज्यादा करवाना था फिस्कल पॉलिसी लगाकर। तो सरकार ने क्या करा ना, डेफिसिट बजट बना दिया। जैसे सरकार के खर्चे क्या हुए, ज्यादा। जब सरकार खर्चे ज्यादा करेगी तो हाउस होल्ड की इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड कम थी, डिमांड ज्यादा हो गई, डिफ्लेशन खत्म। खत्म हो गया भाई, मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर आपके पेपर के लिए अतः इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। देखो और भी ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, बस इतना सा ये चैप्टर है। मुझे टाइम लगा है 1 घंटे 16 मिनट। आई होप ये 1 घंटा 16 मिनट आपका जीवन बदल देगा गवर्नमेंट बजट चैप्टर के लिए, है ना। जीवन, अगर जो बच्चे छोड़ के जाने वाले थे या जिन्होंने सोचा था नहीं हो पाएगा या फिर मुश्किल लग रहा है, तो बताओ क्या था। मैं सेम ऐसे ही मनी बैंकिंग, फॉरेक्स, बीओपी, नेशनल इनकम सब करवाऊंगा, बस अच्छे से पढ़ लो। अभी तो टाइम है आपके पास। और ये मत सोचना कि चलो लास्ट के लिए सारा इकट्ठा करते, लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों भाई, कंपटीशन है, आपको आगे निकलना है, तो आज ही आपको चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। कल के लिए चीज़ें टालने से बचो। अगर आपने कल के लिए टाला तो भाई वो कल नहीं आने का। आज के आज ही इन सारे टॉपिक को पढ़ डालो, अच्छे से ख़त्म कर डालो, इससे बढ़िया क्या रहेगा यार। आई होप बच्चों गवर्नमेंट बजट आपको हेल्पफुल रहेगा। मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। इसके क्वेश्चंस के लिए सैम्पल पेपर हम करेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी सिर्फ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, मुझे पूरा समझाना था मैंने। गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट, फिर सरप्लस बजट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं। तो प्लीज़ इसका मान सम्मान रखना। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा देना, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो आप। डन। नोट्स के लिए मैं फिर बोलूँगा, मेरा फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, 9711 788 711 पे आप टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो जी बच्चों, अब अलविदा। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में एक अगले अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक प्लीज़ गवर्नमेंट बजट को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। चलिए बाय बाय और टेक केयर।